हल्ला बोल में बात आज होगी, अगर देश में रहना है तो देश प्रेमी बनकर रहना होगा। यह सवाल अजीबोगरीब है, देश प्रेमी है तभी तो देश है। लेकिन चर्चा आज इस पर इसलिए करेंगे क्योंकि दिल्ली समेत देश के तमाम कैंपसों में कैंपस में एक बार फिर नारे लग रहे हैं आज़ादी के, और उस आज़ादी के भीतर से एक महक यह भी आ रही है, यह देशद्रोही तो नहीं। और ऐसे में देशद्रोह कानून क्या बदला जा सकता है? तो आज तक के हल्ला बोल में हम अपने खास मेहमानों से इस पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक दलों के नेता होंगे, लॉयर होंगे और छात्र संगठनों से जुड़े छात्र नेता भी हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखलाते हैं। हम क्या चाहते हैं? आजादी। क्या चाहता? आजादी। कश्मीर मांगे आजादी। यूनिवर्सिटी मांगे आजादी। स्कूल मांगे आजादी। टीचर मांगे आजादी। देश में रहकर देश के खिलाफ नारे लगाने वाले सावधान, देश के भीतर ऐसे पोस्टर लगाने वाले सावधान। अब और सख्त होने वाला है देशद्रोह का कानून। आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे से बात करते हुए शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने खुलासा किया कि नए कानून को लेकर विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय के संपर्क में है। The law ministry and the home ministry, after proper consultation, whatever they feel appropriate, they will bring a bill. I am not the authority. I am not even looking after parliamentary affairs also now. But the unity and integrity of the country, safety and security of the people is paramount to this government. पिछले साल जेएनयू में कथित देश विरोधी नारे के बाद से देशद्रोह कानून चर्चा में है। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत कई छात्रों पर देशद्रोह का केस चल रहा है। इस घटना के ठीक साल भर बाद दिल्ली के रामजस कॉलेज में भी आजादी आजादी के नारे लगे। वेंकैया का कहना है कि ये देशद्रोह नहीं है तो और क्या है। Who brought the sedition law? Is it Narendra Modi government? Certain people raising anti-national slogans, anti-India slogans, certain people raising the issues of separatism, independence to Kashmir, certain people trying to celebrate the memory of Afzal Guru, a terrorist. That is the main issue. And what is the law as per the constitution? What is the as per Indian Penal Code? That has to take its own course. गौरतलब है कि कन्हैया कुमार, उमर खालिद और जेएनयू के कुछ छात्रों पर देशद्रोह के कानून के तहत केस दर्ज होने के साल भर बीतने के बावजूद अब तक किसी के भी खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या इन सब के खिलाफ अति उत्साह में या राजनीतिक इशारे पर देशद्रोह कानून के तहत केस किया गया। इस पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि मौजूदा देशद्रोह कानून के अस्पष्ट होने की वजह से दिल्ली पुलिस को दिक्कत आ रही है। कानून पर सवाल कन्हैया का भी है, लेकिन उसकी चिंता अलग है। नारे लगाते हैं लेकिन देश के खिलाफ नहीं। देश की सरकार की जो एंटी पीपल पॉलिसी है, जन विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ नारे लगाते हैं। हम बार बार कहते हैं कि हम नारे लगाते हैं देश की बेहतरी के लिए, देश को कमजोर करने के लिए नहीं। भारतीय कानून संहिता की धारा 124A में देशद्रोह पर दी हुई परिभाषा के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है या फिर ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसे आजीवन कारावास या 3 साल की सजा हो सकती है। ब्रिटिश हुकूमत से चले आ रहे इस कानून का इस्तेमाल महात्मा गांधी के खिलाफ भी किया गया। अब बदलाव की बात चली है, लेकिन जिस माहौल में बदलाव की बात चली है, डर है कि कहीं विरोधी विचारों को कुचलने का ये हथियार न बन जाए। आज तक ब्यूरो। जाहिर है ये सवाल इस देश में जब उठा है कि देशद्रोह को लेकर जो कानून है उसमें कुछ संशोधन कर दिया जाए, इस बात का जिक्र वेंकैया नायडू ने किया है। बहस के लिए तैयार है, इस बात का जिक्र अरुण जेटली ने वाराणसी में किया है चुनाव प्रचार के वक्त। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तब उन्होंने कहा। दूसरा सवाल इसके आगे का है, मौजूदा वक्त में ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें देशद्रोह को लेकर बहस और आज़ादी के नारे लगाने की जरूरत पड़ी। हमारे साथ छात्र नेताओं के तौर पर स्टूडियो में हम महामेधा नागर जी हैं, एबीपी की नेता, और सुधांशु त्रिवेदी कुछ देर में जुड़ जाएंगे, उनकी कुर्सी खाली है, बस जुड़ने ही वाले हैं। दिनेश वार्ष्णेय जी सीपीआई के, वो भी हमारे साथ हैं। और साथ ही हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की लॉयर ऐश्वर्या भाटी भी जुड़ेंगी, राजीव त्यागी कांग्रेस की तरफ से, प्रशांत मुखर्जी एसएफआई के, और प्रोफेसर नंदिता नारायण डूटा की जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगी। शुरुआत प्रोफेसर साहब आप ही से करेंगे। नंदिता नारायण जी, ये सवाल क्यों आया सामने कि देशद्रोह को लेकर
अब सरकार को नई व्याख्या करने की जरूरत पड़ेगी और कानून मंत्रालय इस पे सोच सकता है। देखिए, ऐसा है कि हमारे हिसाब से सरकार लोगों की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रही है। बेरोजगारी की, शिक्षा की, गरीबी की, गैर बराबरी की, जो दलितों पे अत्याचार बढ़ रहा है, अल्पसंख्यकों को भी बढ़ रहा है। तो ये सवालों से दूर भागने के लिए ये करवाया जाता है इस तरह का वाद विवाद। पिछले साल करवाया गया था क्योंकि रिसर्च में फंडिंग कम हो रही थी। इसको लेके स्टूडेंट्स में जबरदस्त एक मूवमेंट चला था पूरे देश में। रोहित वेमुला की इंस्टीट्यूशनल मर्डर के बाद भी चला था जबरदस्त एक कंसोलिडेशन। उसको छात्र एकता को ध्वस्त करने के लिए किया गया। आज इनका जो असली एजेंडा है, जो बजट में अनाउंस हुआ था, हायर एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन, जिसमें ये जबरदस्ती कॉलेजेस को बुला बुला के ऑटोनॉमी लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मेरे कॉलेज सेंट स्टीवेंस कॉलेज को भी बुला के कहा गया ऑटोनॉमी लो। तो ये असली मुद्दा है कि प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन आपका जो आर्गुमेंट है नंदिता जी, उसके मुताबिक जो बेसिक इश्यूज हैं हटाने के लिए उन इश्यूज से नहीं, आप ही की बात कर रहे हैं और आप ही के पास आ रहे हैं। बेसिक इश्यू जो है, हम लोग बड़ा लिमिटेड बात करें और टू द पॉइंट बात करें। जो बेसिक इशू है उससे ध्यान हटाया जा रहा है। अब आप बताइए, आपने अच्छा प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया। हमें याद है मनमोहन सिंह की सरकार 21,000 करोड़ का बजट हायर एजुकेशन के लिए इस देश में और 95,000 करोड़ का बजट हायर एजुकेशन के लिए छात्र बाहर चले जाते थे, जो अभी भी जाते हैं, जो बढ़ गया है अब रकम। ऐसी कौन सी स्थिति है बेसिक प्रॉब्लम में लेकर जो आपको लगता है कि मनमोहन सिंह के दौर में वो बेसिक प्रॉब्लम का समाधान हो रहा था और अभी नहीं हो रहा है, इसीलिए देशद्रोह का जिक्र हो चला है? नहीं जी, नहीं, मैं ये कह रही हूं कि उस टाइम पे भी प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा था, अब और तेजी से चल रहा है। और उसमें एक और भी फीचर बन गया है कि लोगों की यूनिटी खत्म करने के लिए ये एंटी नेशनल नेशनल वाला जो पूरा बेकार का एक चलता है, ये नहीं देखते हैं कि आईएसआई के लिए किसने, आईएसएस के लिए किसने जासूसी की, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। लेकिन ये कि आप सर्टिफिकेट देंगे मुझे और मारपीट करके वाद जो डिबेटिंग का एक और डिस्कशन का एक माहौल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में डिसेंट का माहौल होना चाहिए, मारपीट करके, गुंडागर्दी करके, तोड़फोड़ करके आप रोकेंगे। ये जो यंग लोग ये कर रहे हैं, इनकी वजह से एबीवीपी भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको समझाना चाहूंगी। नहीं, अभी समझाइए मत, अरे अभी मत समझाइए, अभी किसी को ना समझाइए। आज सिर्फ अपनी बात रखिए आपने, यानी एक आपने शिफ्ट लिया बेसिक जरूरतों से इधर बांटने की स्थिति में ये सरकार आई है। एक आपका शिफ्ट इसी बीच में हो गया। बहरहाल इससे आगे की स्थिति बढ़ाते हैं। हमारे साथ चूंकि कांग्रेस के नेता भी हैं, पहले अब ये सरकार कर रही है। ओके, नहीं ठीक है रे भाई, बहुत लोग हैं। राजीव त्यागी जी, वो कौन सी स्थिति है जो देशद्रोह को लेकर फिर से व्याख्या करने की स्थिति में सरकार आने की सोच रही है? देखिए, इसका कारण बहुत स्पष्ट है प्रसून जी कि भारत की जो सरकार है, हमारे देश की जो सरकार है, वो आर्थिक से लेकर के, सामाजिक से लेकर के, राजनीतिक सभी मुद्दों पे बिल्कुल पिछड़ गई है। सभी मुद्दों पे कहीं ना कहीं अपना रिजल्ट नहीं दे पा रही है। और आजकल मैं दुष्यंत कुमार के शेर से अपनी बात शुरू करता हूं। भूख लगी है सब्र कर, रोटी नहीं है तो क्या हुआ, आजकल दिल्ली में जेरे बहस मुद्दा। इसका मतलब स्पष्ट है कि अगर किसान रोजगार मांगता है, किसान अपने लिए दाम मांगता है, तो कहीं ना कहीं देशद्रोह। दुष्यंत कुमार ने ये किसके लिए लिखा था, ये आपको पता है? ये निश्चित रूप से किसकी सरकार थी उस समय? आज की सरकार पे सेट बैठता है। नहीं, बैठता नहीं है। देखिए, गड़बड़ी मत कीजिए। दुष्यंत कुमार का आपने जिक्र कर दिया, तो बताइए किसके ऊपर लिखा गया था? ये निश्चित रूप से सरकार के ऊपर। कौन सी सरकार थी उस समय? सरकार, वो देखिए, शायर का काम है लिखना। अब शायर कोई कभी आज लिख दे, कल लिख दे, उसमें क्या लिखा है, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ठीक है, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि किसान अगर बेहतर दाम मांगता है तो कहीं ना कहीं देशद्रोह कर रहा है। नौजवान अगर 2 करोड़ रोजगार मांगता है तो कहीं ना कहीं देशद्रोह कर रहा है। और जिस तरह से एलपीजी के दाम में पिछले 60 साल में पहली बार इतनी बढ़ोतरी हुई है, तो ये देशद्रोह का बात है। अगर कांग्रेस पार्टी या कोई लोग बाग एलपीजी के दामों की बात उठा रहे हैं, महंगाई पे अगर कहीं चर्चा होती है, वो देशद्रोह होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सैनिकों की शहादत पे अगर सवाल उठाया जाता है कि 2016 में अकेले 105 सैनिक शहीद हो गए, तो ये देशद्रोह का मामला बनता है। हम ये पूछते हैं कि अगर सवाल उठाना गलत है तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? हम ये मानते हैं कि जो आजादी, नहीं ठीक है त्यागी जी, ठीक है। हमको लगता है दिनेश वासने जी, हम जो मुद्दे पर आना चाह रहे हैं वो मुद्दा अभी तक आया नहीं है। अब आप बताइए, वो कौन सी स्थिति है जिसकी वजह से देशद्रोह का जिक्र सरकार कर रही है? वो वजह क्या है? हम वजह अभी तक नहीं मिल पा रही है। देखिए, सीधी सादी वजह है कि नोटबंदी के बाद बेरोजगारी पहले ही बहुत बड़ी हुई थी। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, 1,26,000 रोजगार दिए गए 2.5 साल में।
वो रोजगार बेरोजगारी और बढ़ गई। एमएसएमई में 35% का लॉस हो गया रोजगारों में, और जो असंगठित क्षेत्र था उसमें 65% का लॉस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देश की गरीब जनता दब गई, मध्यम और छोटे उद्योग वो भी पिट गए। फायदा किसको हो रहा है? मोनोपोली को। इससे फायदा किसको? वो उसको छुपाने के लिए अब ये देशभक्ति आप भी ये मान रहे हैं कि बेसिक मुद्दों से हट के सरकार एक आखिरी बात, देशभक्ति का सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? जो हर मैजेस्टी जिंदाबाद करते थे। ब्रिटेन की महारानी जिंदाबाद में आपसे माफी मांगता हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों और कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ो, देश के हिंदुओं। वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे। 60 साल लगे तिरंगा बांधने में इनको, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे। अच्छा ठीक है, नहीं आप भी उसी इशू पर आ गए। महामेधा जी, आप लोग को क्यों लगता है कि देशद्रोह को लेकर सरकार को व्याख्या करनी चाहिए, व्याख्या करने की स्थिति तक में आ रही है? क्यों ऐसा? मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी लोग, पहले तो ये बहुत ही फॉर्चुनेट चीज़ है कि ऊपर के नेशनल के जो लीडर्स हैं उनको भी इस लेवल पर आकर के बात करनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है हमको इस पूरे इंसिडेंट की सीरियसनेस को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से नेशनल लीडर्स को ग्राउंड लेवल पे आकर के इन इश्यूज़ के ऊपर बात करनी पड़ रही है। कितना सीरियस ये मुद्दा है, किस तरीके से बस्तर की आज़ादी, कश्मीर की आज़ादी अब जेएनयू से निकल करके डीयू के कैंपसों में आ गई है। और ये सिर्फ मुझे नहीं लगता है, हमारे यहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, हर जगह हो रहा है। ये सिर्फ तीन चार यूनिवर्सिटी हैं जहां पर ये हैंडफुल लोग जो हैं इस तरीके की बातों को उपजाने की कोशिश कर रहे हैं। हर साल इनकी हर 2-4 महीनों के अंदर नारे ही वजह है। बिल्कुल, मुझे तो काफी हद तक ये लगता है। सफाई के हमारे साथ प्रशांत मुखर्जी जी हैं। प्रशांत मुखर्जी जी, आपको क्या लगता है ये जो देशद्रोह का मसले को लेकर जो बहस चल पड़ी है कि इसका फिर से इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाया जाए, कुछ सुधार किया जाए और लॉ मिनिस्ट्री काम करे इस पे? प्रसन्न जी, ये जो कानून है जी, ये एक इंपीरियल कानून, जब देश के अंदर अंग्रेज़ी हुकूमत थी तब से ये कानून चला आ रहा है। भगत सिंह से लेकर महात्मा गांधी तक जो हमारे शहीद हैं उनको इन कानून के तहत कन्विक्ट किया गया था। अगर आज आज़ाद भारत के 70 साल गुजरने के बाद भी अगर हम इस कानून पर चर्चा पर आते हैं तो समझिए कि 70 सालों में जो सरकारें रही हैं उन्होंने देश के अंदर क्या काम किया है कि यहाँ के लोग आज भी भूखमरी, सामंतवाद और बेरोजगारी का सवाल उठा रहे हैं। ये पूरी तरह से सरकार की विफलता, और ये जो वर्तमान सरकार है जो बड़े बड़े जुमलों के साथ आई थी, जो बड़े रोजगारों की बात की थी, उसने तो अर्थव्यवस्था को ही नहीं सिर्फ ठप किया बल्कि उसने रोजगार पर ऐसी मार लगाई है। अब उनका दूसरा मार है ये जो कॉर्पोरेट हेजिमनी जो बनी हुई है पूरे विश्व के अंदर। और ये प्रशांत जी, हम लोग इतने लंबे चौड़े स्थिति में ना, टू द पॉइंट है ना। एक मिनट फैक्ट के साथ आइए सर। एक सेकंड, हमने सारे लोगों को सुना। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने गद्दी संभाली, मेरी बात सुनिए, उस दिन ना तो इस देश में कोई इकोनॉमिक पॉलिसी हुई थी लागू, ना ऐसी रोजगार की चिंता थी, उस समय कुछ भी नहीं था। लेकिन 2014 में हमारे पास आंकड़े हैं, 47 मामले देशद्रोह के इस देश में दर्ज किए गए। अभी पॉलिसी तय नहीं हुई थी, फिर भी कर दिए गए। 58 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उस 58 लोगों में से किसी पर कोई मामला नहीं चला, एक मामले को छोड़कर। हम बार बार उस स्थिति में आना चाह रहे हैं कि आज इस पे बहस करने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ रही है? हम अभी भी निकल के नहीं आ रहा। मैं जवाब देना चाहता हूं, वजह क्या होगी, जरूरत क्या है? वहीं पर वहीं मैं आ रहा हूँ। मैं वहीं आ रहा हूँ ना, क्योंकि बैकड्रॉप बताने की जरूरत बस इतनी है। अरे पूरा देश गूगल के साथ जुड़ा हुआ, चलिए बोलिए। जो आज भी उतने ही बोलिए। मैं इतना कह रहा था कि जो तमाम मुद्दे हैं ये आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। और जब यूनिवर्सिटीज के अंदर जहां पर इनके आइडिया को हमेशा डिफीट किया गया है, ये आरएसएस की जो नेफेरियस आइडियोलॉजी है इसके खिलाफ देश के तमाम विश्वविद्यालयों के अंदर एक डिफीट इन्होंने फेस किया है पिछले समय में। अब इसके तहत जो सबसे बड़ा अटैक केंद्र सरकार से निर्धारित होकर आ रहा है वो एजुकेशन सेक्टर पर आ रहा है। सुधांशु जी, अभी हमारे साथ चूंकि सुप्रीम कोर्ट की वकील जुड़ी नहीं, हम चाह रहे थे कि वो जुड़े तो हम उनकी तरफ से अपनी बात कह देते हैं और आपसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं। इन तमाम बातों को लेके हमको लगता है कि अभी भी आरएसएस या बीजेपी के मिजाज पे कोई बोला नहीं, जिसको बोला जाना चाहिए था। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब व्याख्या कर रहे थे और जो मुद्दा आया था वो केदारनाथ बनाम बिहार सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ बैठी थी, उसमें उन्होंने जो व्याख्या की और कहा कि हर अदालत को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि देशद्रोह की धाराएं तभी लगाई जाए
जब हिंसा करने के लिए लोगों को उकसाया हो या जनजीवन प्रभावित करने की कोशिश हो। ये दो लाइन पे जरूरी है। लेकिन मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं ऐसी कोई हिंसा हो नहीं रही है, ऐसी स्थिति बन नहीं रही है, और सुप्रीम कोर्ट का ही ये पूरा इंटरप्रिटेशन है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा लॉ मिनिस्ट्री के बाद भी। फिर भी क्यों कहा गया आज कि व्याख्या की जरूरत है? नहीं, मेरी जानकारी में अभी तक इस विषय में कोई भी विचार नहीं चल रहा है। वेंकैया साहब ने कहा, नहीं, हमने इंटरव्यू लिया है उनका, नहीं, वेंकैया भी लोगों को से भी जो बात हुई है, अभी तक कानून मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय में इस ढंग का कोई विचार भी नहीं चल रहा है। सर, वो हमको लगता है वो हिस्सा फिर से सुनाइए। आप जो कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं, लेकिन हमको लगता है जिम्मेदार मंत्री। मगर अब इस घटना के परिप्रेक्ष्य पे आते हैं। हाँ। देखिए, इसमें दो कारण है, एक है तात्कालिक कारण और दूसरा है स्थायी कारण। तात्कालिक कारण अगर आप देखें तो कहां से शुरू हुआ? उमर खालिद को बुलाने से। क्या आवश्यकता थी? ये वही सबसे बड़े तत्ववेत्ता थे जो आकर ज्ञान देते। दूसरा, अभी जैसे कि अभी शिक्षिका महोदया कह रही थी कि एकेडमिक एंगल को नागरिक है कि नहीं उमर खालिद इस देश का? हाँ है, बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है ना। तो अगर सकते हैं, मैंने मान लिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, परंतु ये बताइए, एक तरफ शाजिया इल्मी, तारिक फतेह और तस्लीमा नसरीन के लिए एक बेंचमार्क, और उमर खालिद और अफजल गुरु और याकूब मेनन के लिए दूसरा बेंचमार्क। दोनों के लिए अफजल गुरु और याकूब मेनन अलग है, खालिद अलग है। आप मैं वही कह रहा हूं ना, उस चीज के समर्थन के लिए आप एक बेंचमार्क रखेंगे और दूसरे के लिए दूसरा बेंचमार्क, या तो ओपन रखिए सबके लिए, फिर सबका विरोध करिए आपको। मगर आप तारिक फतेह को धमकी मिलेगी तो कोई चर्चा की बात नहीं है, वो तब वही वर्ग उसके ऊपर मौन धारण कर लेगा। शाजिया इल्मी को नहीं बोलने दिया जाएगा, मौन धारण कर लेगा। तस्लीमा नसरीन की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर तोड़फोड़ कर दी जाएगी। सुधांशु जी, हमको लगता है सही जवाब नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको 31% वोट मिले, 69% विरोध में थे, आपको सत्ता में नहीं आना चाहिए। आगे की बात करना चाह रहा था कि वो तो एक घटना हुई, मगर शिक्षण संस्थाओं में जो लोग बात कह रहे हैं, मैंने नहीं सुना कभी आईआईटीज में बात आई हो, आईएम्स में आई हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज में आई हो, एम्स में आई हो। ये सारी बातें जो जिनकी प्रतिभा का लोहा लंदन ह्यूस्टन से लेके सिलिकॉन वैली तक मारा जा रहा है, वहां तो नहीं हो रहा। मगर ये सारी बातें आपको बताता हूं, जेएनयू और कुछ यूनिवर्सिटीज में क्यों आ रही है। हमारी चिंता जेएनयू और डीयू नहीं थी, हमारी चिंता मंत्री है। जब आप लोग बोल रहे थे, मैंने सर, हमारी चिंता मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर इस बात का जिक्र क्यों कर रहा है? हमारी चिंता वो है। रिजिजू होम मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, वो चिंता क्यों कर रहे हैं इस बात की? कानून को अपना काम करना चाहिए, उसका आदत है। बता रहे हैं, अभी मैंने कहा आधिकारिक रूप से ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं चल रही, मगर यह चर्चा में क्यों आती है? उसका कारण जानते क्या है? समस्या यह है कि जो वामपंथ की विचारधारा है, ज्यादातर शिक्षक इस समय विश्वविद्यालयों में हुए जिन्होंने 70 और 80 के दशक में अपना स्टूडेंट लाइफ शुरू की थी। वामपंथ एक ऑल्टरनेट था। आज 40 साल के बाद वर्ल्ड वाइड ट्राइड टेस्टेड फील्ड है, फ्रॉम रशिया टू चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, बुल्गारिया, पोलैंड से लेके और चाइना तक। अब आप पॉलिटिकल लाइन में आ गए। हम एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, हम इसमें ब्रेक के बाद लौट रहे हैं क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या वामपंथी धारा को पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए? राइटिस्ट थ्योरी जो अमेरिका से लेके बात हो रही है, क्या इस देश में देश प्रेमी होकर रहना होगा? रहना तो होगा, देश प्रेमी रहना चाहिए, लेकिन देश प्रेमी की व्याख्या कौन करेगा और उसमें वो कौन सा हिस्सा होगा जिसमें देशद्रोही की महकाने लगेगी? पहले हम आपको बतलाते हैं इस बात का जिक्र आज हम कर क्यों रहे हैं। वेंकैया नायडू क्या कहा उन्होंने? The law ministry and the home ministry, after proper consultation, whatever they feel appropriate, they will bring a bill. I am not the authority, I am not even looking after parliamentary affairs also now. But the unity and integrity of the country, safety and security of the people is paramount to this government. प्रोफेसर नंदा नारायण जी, सवाल इस देश के बेसिक इशू का है या सवाल है कि मौजूदा सरकार की दिशा तमाम दूसरे सरकारों से इतर है, इसीलिए यह नजरिया सामने आ रहा है? हम लोग कहां फंसे हुए हैं बीच में? नहीं, असल में मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछली सरकार भी जो उनका दायित्व था उसको पूरा नहीं कर रही थी कि हमारे नागरिकों को रोजगार मिले, उनको जीने का सहारा मिले, जो इनइक्वालिटीज है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज वो कम हो ताकि सही मायने में डेमोक्रेसी आए, जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उनको हम लोग उनका हक दिलवा सकें। ये सरकार पहले से ही अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज द्वारा और एजुकेशन में पॉलिसीज द्वारा इससे जिम्मेदारी से भाग रही थी। कपिल सिब्बल साहब 6 बिल पार्लियामेंट में लाए थे और पूरा प्राइवेटाइजेशन का ढांचा इन्होंने बनाया और वहां से बर्बादी शुरू हुई है, बल्कि पहले से ही चल रही है। जब WTO में ऑफर दे दिया हायर एजुकेशन को एक कमर्शियल ट्रेडेबल सर्विस के लिए, दोनों सरकारों ने ये काम किया है। इनकी सरकार जब एनडीए के पहले भी आई थी तब उन्होंने मॉडल एक्ट वगैरह ऐसी चीजें लाके
पूरा प्राइवेटाइजेशन का ढांचा बनाया और विरोध कम करने के लिए यूनियंस को दबाया। तो ये सरकार और आगे बढ़ के कर रही है और जो ये टूल्स यूज कर रही है कम्युनलाइजेशन की, कि जनता में के मन में जहर घोल के, जो हमारे संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, उनके बोलने की और बहस करने को समझने की आजादी सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो व्याख्या की, हमारे साथ प्रशांत भूषण जी भी जुड़ गए हैं। प्रशांत भूषण ही वो PIL लेकर गए थे जो कॉमन कॉज के जरिए था कि 124A को आप दिशा निर्देश जारी कीजिए। प्रशांत जी, ये बात फिर से क्यों चल पड़ी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट, मेरे ख्याल से क्या कहा था उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह के मद्देनजर? सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो हमारा पुराना फैसला है 1962 का, इसमें ये बोला था, जिसमें 7 जजों की खंडपीठ ने यह बोला था कि जब तक कोई हिंसा ना भड़का रहा हो तब तक अगर वो कुछ कह रहा है, चाहे आपके नजर में बिल्कुल गलत बात कह रहा हो, चाहे कश्मीर की आजादी की बात कह रहा हो, चाहे कुछ भी कह रहा हो, जब तक वो हिंसा नहीं भड़का रहा है तब तक उसको देशद्रोह के आरोप में नहीं आप आरोपी बना सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने यही रिइटरेट किया था कि भाई सारे देश में सब जगह उस फैसले का पालन प्रशांत जी, क्या उस बहस में यह हिस्सा भी आया था कि पॉलिटिकल तौर पर कोई सत्ता, अगर मान लीजिए जो अब स्टूडेंट के मसले सामने आए हैं, स्टूडेंट अगर जिन मुद्दों को उठाते हैं तो स्टूडेंट्स को बांटने की बात हो रही है, उनके जरिए कहीं अराजक स्थिति देश में लाने की जिक्र हो रहा है, या उनके जरिए सोचा जा रहा है कि वह इशू जो देश के खिलाफ हैं वह स्टूडेंट के जरिए उठ रहे हैं, ऐसे नहीं उठने चाहिए, इन बातों का भी जिक्र हुआ था क्या? नहीं, इन बातों का जिक्र नहीं हुआ था। ये हुआ था कि सेडिशन का बहुत मिसयूज हो रहा है पूरे देश में। जगह जगह लोगों को अलग अलग चीजों के लिए, कुछ वहां पर जैसे जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ सेडिशन के केसेस लगा दिए, कुछ लोग जो कश्मीर पर डिबेट कर रहे थे या कुछ बोल रहे थे उनके खिलाफ सेडिशन के केसेस लगा दिए, वगैरह वगैरह। तो पूरे देश में जबरदस्त इसका दुरुपयोग किया जा रहा है सेडिशन के कानून का, जिसको स्क्वायरली सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कंसिडर किया था। यही उस समय मुद्दा था कि भाई संविधान के आने के बाद क्या इस तरह का कानून रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक जवाब और दे दीजिए प्रशांत जी, कि हमें याद है कि उस समय 67 कश्मीरी छात्र थे जो उत्तर प्रदेश के कॉलेज, उनके खिलाफ भी लगाया गया था मामला। अब चूंकि हमारे साथ पैनल में स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, जब आप नारे लगाते हैं कश्मीर को लेकर, बस्तर को लेकर, और लॉ मिनिस्टर भी कहते हैं और तमाम सरकार की तरफ से कह रहे हैं, ये सब नारे आप कैसे लगा सकते हैं, ये तो फिर सेडिशन की स्थिति बनती है, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत कहते हैं। देखिए, नारे लगाना, पहली बात स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अगर कोई डिस्कशन डिबेट होता है कि भाई कश्मीर के बारे में क्या होना चाहिए या नक्सल के बारे में क्या होना चाहिए, उसमें हर एक जना अपने हिसाब से जो उसको सही लगे वो चीज बोल सकता है। चाहे उसमें ये भी बोले कि भाई कश्मीर में प्लेबिसाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, सब बोलने की आजादी है इस देश में। अगर आप ये आजादी नहीं देंगे तो फिर जो जटिल समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे निकलेगा, जब तक आप उसका डिस्कशन नहीं होने देंगे। महामेदा, आप एबीवीपी से जुड़े हुए हैं। अब हम जरा स्टूडेंट से बात कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े, उनके दिमाग में भी कुछ चीजें क्लियर होगी। महामेदा जी, अब ये बताइए, आपका कहना था वो कैसे नारे लगा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे व्याख्या की है, जिसका काम ही है कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करना, और उन्होंने बताया भी 1968 का केदारनाथ बनाम बिहार गवर्नमेंट का मसला था। तो ये सवाल फिर भी आपके जहन में उठता है कि नहीं, नारे लगने चाहिए? बिल्कुल। जैसा कि अभी जो ये लॉ है, मैंने बेसिकली ज़्यादा पढ़ा नहीं है इसके बारे में, बट जितना अभी मुझे समझ में आ रहा है, जो इसकी व्याख्या है कि सेडिशन के चार्जेस तब लगने चाहिए, देशद्रोह के चार्ज तब लगने चाहिए जब वो हिंसात्मक रूप ले या फिर वो किसी को प्रोवोक करे या इंस्टिगेट करे। तो मुझे लगता है इस पूरे रामजस इंसिडेंट में आप जिस तरीके से देखोगे, किस तरीके से वायलेंस को एसएफआई ने, आयसा ने, एकदम गूंज बन गए वो लोग, किस तरीके से ये जो प्रशांत मुखर्जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं एसएफआई से, इनका द हिंदू में बड़ा सा आर्टिकल आया है, बड़ी फोटो आई है। एक चीज बताइए, आपने एक बात कही कि अभी हमने पूरा पढ़ा नहीं है, जिसका मतलब है कि पूरा जब आप पढ़ लेंगे तो आप समझेंगे कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने ये व्याख्या की है, तो आपको लगेगा हो सकता है गलत, इसके अंदर अमेंडमेंट की जरूरत है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक इसकी व्याख्या की है, और वो व्याख्या इस गवर्नमेंट के रहते हुए ही की गई है। हमारा कहना है कि क्या ये अज्ञानता है छात्रों के भीतर की कि वो आपस में लड़ रहे हैं? काफी हद तक इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई इतना अवेयर नहीं है। ठीक है।
ओके, नहीं एक मिनट, हम SFI के चूंकि प्रशांत आपको भी लगता है कि चूंकि आखिर में मामला तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा और सुप्रीम कोर्ट की एक व्याख्या है, क्या स्थिति है? क्योंकि प्रोफेसर भी कह रही हैं कि बांटा जा रहा है, क्या ये बांटने की फिलॉसफी है या नहीं जानकारी होने की फिलॉसफी है? एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही नब्ज को पकड़ लिया है। ये बांटने की फिलॉसफी है। देश के अंदर ये तमाम डिस्कशन डिबेट होते रहे हैं। अरुण जेटली के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा था, ये भी आप जान लें, 2014 में उनको कोर्ट ने स्क्वैश किया उस मुकदमे को। इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस इज द कोर इश्यू बिहाइंड सेडिशन अगर किसी पर लगाया जाता है ना। ये JNU के मसले पर हुआ, पूरी तरह से दिल्ली पुलिस फेल कर गई, 1 साल के अंदर वो चार्जशीट नहीं दायर कर पा रहे हैं। और रामजस में ये टॉपिक ही नहीं था, टॉपिक था वॉर ऑन आदिवासीज। क्या आदिवासी पर बात करना सेडिशन है इस देश के अंदर? हम किस फ्रीडम ऑफ स्पीच और सेडिशन को अगर डिबेट कर रहे हैं? अब राजीव त्यागी जी बताइए, अगर ये स्थिति स्टूडेंट के भीतर है तो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कांग्रेस को नहीं लगता है कि वो कम से कम यूनिवर्सिटीज में भी अब इस मैसेज को कन्वे करे कि सेडिशन का मतलब क्या होता है और आजादी के नारों का क्या मतलब होता है, बनिस्बत इसके कि टारगेट किया जा रहा है पॉलिटिकल तौर पे लाभ मिल जाए? देखिए, विगत 2014 से प्रसून जी हमने एक बात देखी है, FTI में हमने छात्रों का आंदोलन देखा, वहां कोई देश विरोधी नारे नहीं थे। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहीं देश विरोधी नारे नहीं थे। हमारा एक छात्र, बेहतरीन छात्र रोहित महिला चले गए देश अपना जीवन छोड़ करके। श्रीनगर में राष्ट्रीय ध्वज लेकर के देशभक्ति के नारे थे और PDP की सरकार लाठीचार्ज कर रही थी। ये कौन सी राष्ट्रभक्ति है? 3 मुद्दों पे अपनी बात कहना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट में कहना चाहता हूं। तारिक फतेह जो पाकिस्तानी देशद्रोही हैं वो भारतीय जनता पार्टी को प्यारे हैं, गुरमेहर कौर प्यारी नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा RSS का। RSS ने 52 साल अपने मुख्यालय पे झंडा नहीं फहराया, लेकिन हर घर पे जो है तिरंगा झंडा फहराना चाहती है। RSS की जो भारत माता की तस्वीर है उसमें भगवा झंडा है, उसमें तिरंगा झंडा नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा झंडा देना चाहती है। तो ये दोगलापन भारतीय जनता पार्टी और RSS का है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि आप भारतवर्ष की सेना जो विश्व में 4थे नंबर पे है, या भारतवर्ष के 125 करोड़ लोग इतने कमजोर है कि चंद छात्रों के नारे लगाने से वो डर जाएंगे या भारत माता कमजोर हो जाएगी? हमारे पास बड़ा लिमिटेड समय। दिनेश वार्ष्णेय जी, हमको लगता है कि आप लोग तो उस दौड़ में भी अभी रेस में नहीं आ रहे हैं, पॉलिटिकल तौर पे जीतने की रेस में। क्या स्टूडेंट के एजुकेशन ना होने की वजह से पॉलिटिकल लाभ उठाने की सिचुएशन में ये देश आ गया है? बिल्कुल आ गया है, बिल्कुल। ये चाहते ही हैं कि विश्वविद्यालय में जो देश की राजनीति है वो ना है, जबकि राजनीति देश चलाती है। विश्वविद्यालयों में राजनीतिक सोच नहीं बढ़ाई जाएगी तो क्या प्राइमरी स्कूल में बढ़ाई जाएगी? ये चाहते हैं कि पूरा देश प्राइमरी स्कूल बन के अब ये सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट, चूंकि हमारे साथ ऐश्वर्या भाटी जी भी जुड़ी हैं, ऐश्वर्या भाटी जी, हमको लगता है कि पॉलिटिकल गिमिक में ना फंस के ये बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज की व्याख्या करने की स्थिति में आएगा अगर लॉ मिनिस्ट्री मूव करती है कि इसमें एक संशोधन किया जाए सेडिशन केस को लेकर? तो इस व्याख्या करने की स्थिति में आएगा कि पॉलिटिकल तौर पे भी आपको इन चीजों को कहीं हथियार नहीं बनाना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो दूसरा केस है उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है कि रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड कितना यूज होना चाहिए इलेक्शंस में। तो अल्टीमेटली सारी बैटल्स आके तो सुप्रीम कोर्ट में होंगी। अगर कोई भी कानून में बदलाव होता है तो निश्चित तौर से वो चैलेंज होगा। अब मैकाले का बना हुआ इंडियन पीनल कोड है 1890 का, तो उसमें अगर कोई संशोधन होता है और अगर इम्पैक्ट करता है, ये तो रीलुक तो होना ही चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर याद दिलाना चाहती हूँ कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की ये चेतावनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की इमीडिएटली बाद में कि अब जो सारे तरीके हैं रिवॉल्यूशन करने के लिए, आर्म्ड रिवॉल्यूशन और इवन पीसफुल रिवॉल्यूशन है, वो सारे बंद कर देने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म जो है अपने डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन करने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए उनको बुलंद करना चाहिए। साथ ही साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कभी भी इतना एक्सटेंड नहीं हो सकता कि आप बाकी लोगों के राइट्स भूल जाएं जो बाकी सिटीजन्स हैं। और इंटॉलरेंस डजंट मीन कैन अदर्स कैन नॉट बी इंटॉलरेंट टू यू, यू मस्ट बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। सुधांशु जी हमारे साथ है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुधांशु जी, हम इस सवाल का आपसे आखिर में हिस्सा चाहते हैं, असहिष्णुता, इसलिए क्योंकि हमें याद है कि राष्ट्रीय कवि थे दिनकर, और आपको तो याद होगा दिनकर की कविता थी रेशमी नगर। उन्होंने तो दुष्यंत कुमार का जिक्र किया, हम उसके आगे ले जा रहे हैं और वो कुछ समय कह रहे हैं कि निर्माण के प्रहरियों तुम्ही चोरों के काले चेहरे क्या दिखाई नहीं पड़ते। इस हद तक वो पूरी कविता लिखी गई है। क्या ये कविता आज के दौर में किसी सत्ता को लेकर कोई कवि लिख दे तो राष्ट्रद्रोह तो हो ही जाएगा, देशद्रोही तो हो ही जाएगा? देखिए,
हमारा मत एकदम स्पष्ट है। आप व्यक्ति की आलोचना करिए, नेता की करिए, दल की करिए, सरकार की करिए, पर राष्ट्र की आलोचना नहीं होनी चाहिए। देखिए संविधान में लिखा हुआ, पता चलेगा बता रहा हूं, संविधान में लिखा है कि देश के हर नागरिक की प्रतिबद्धता 3 चीजों में असंदिग्ध निष्ठा होनी चाहिए, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता। ठीक है, बस इसको छोड़ के तो इसको कैसे पता चलेगा मैं बता रहा हूं, जैसे हम और आप डिबेट कर रहे हैं, तो डिबेट की एक लक्ष्मण रेखा है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, आपको खत्म कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तो आप कहेंगे नहीं साहब ये गलत है, और रूल के अनुसार भी आप जाके कोर्ट में मेरे खिलाफ ये कह सकते हैं। मगर जब हम ये कहेंगे देश के लिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो वो किसने कह दिया? कश्मीर की आजादी से छोड़िए, वो कहेंगे भारत की बर्बादी। किसने कहा सर? यही तो हम जानना चाह रहे हैं। वीडियो में था सर, ये वीडियो अभी तक दिल्ली पुलिस ने हमारा दूसरा बर्बादी और आजादी की जब हम यही बात पॉइंट को पकड़ना चाह रहे हैं। इन्होंने बनवाया, जांच में साबित हुआ, वो डॉक्टर वीडियो है। वीडियो दिल्ली भाई दिल्ली पुलिस का कहना है। हम कह रहे हैं यदि वो जांच में सही सिद्ध हो जाएगा तो श्री राहुल गांधी माफी मांगेंगे, बोलिए हाँ या नहीं। और अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे प्रधानमंत्री? नहीं होगा तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। क्या करेंगे? जिन लोगों ने राजनीतिक स्टैंड लिया उनका क्या करेंगे? जिन लोगों ने राजनीतिक स्टैंड लिया। और दूसरी बात भाई मैं ये कहता हूँ, आप वो उस विषय पे हम जाएंगे तो विषयांतर होगा। यहाँ पर तो नेता लोग जाके बोल चुके हैं भाई, बाकी तो हम क्या बात बोले, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर, क्या क्या नहीं बोल चुके हैं भारत के बारे में। देश के विश्वविद्यालयों को राजनीति देश चलाती है भाई, मगर उन्हें हकीकत समझाइए। जैसे जब कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में, तो 4 में से 3 घटाना ही बताया जाता है। 3 - 4 कर दीजिए तो डांट भी पड़ेगी और नंबर भी काट दिए जाते हैं। मगर निगेटिव इंटीजर्स की आगे पूरी मैथमेटिक्स होती है जब पीएचडी करें। हमें बच्चों को डेवलप होने दीजिए, उनको स्कूल और कॉलेज में उनके दिमागों में उनके विकास को बाधित। शमशान घाट, कब्रिस्तान देशभक्ति है। हम खाली ये, हमको लगता है इसको क्लोजिंग रिमार्क यही हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, एजुकेशन और बाकी सेक्टर को लेकर भी इस देश को कम से कम जनवादी तौर पे सोचना चाहिए। अगर आप जन से अलग हो जाएंगे तो फिर व्याख्या हर किसी की अपनी अपनी। हमारी जो सहिष्णुता की सनातन परंपरा है, सहिष्णुता की नहीं है। इनटॉलरेंट इज अ फॉरेन एलिमेंट। हमारे यहाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। हम आप ही की बात पे खत्म कर दे रहे हैं। चलिए इसी बात को मान के हम खत्म कर रहे हैं, चर्चा यहीं पर खत्म कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी जुड़े, लेकिन चर्चा यहीं पर खत्म कर रहे हैं। लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।